नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी GAAP के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने लेखांकन की परंपराओं का अध्ययन किया था, क्योंकि लेखांकन के जो सिद्धांत है उसके दो पार्ट थे। एक तो था लेखांकन की परंपराएं और दूसरा है लेखांकन की अवधारणाएं, जिनको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या पोस्टुलेट्स कहते हैं। अवधारणाएं क्या होती हैं? अवधारणाएं वास्तव में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मान्यताएं होती हैं, या वे शर्तें होती हैं, या वो स्वयं सिद्धियां होती हैं जो कि लेखांकन के सिद्धांतों के निर्माण का आधार होते हैं। जब कोई भी मान्यता, धारणा, जांच और अनुभव के आधार पर उसको उपयोगी प्रमाणित कर दिया जाता है तो वे सामान्यतः स्वीकार्य हो जाती हैं, यानी कोई न कोई लॉजिक उसके पीछे दिया जाता है। जब किसी और काफ़ी जो जांच और अनुभव के बाद में उसको प्रमाणित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। और ऐसी मान्यताएं, शर्तें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब लेखांकन की रचना के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परंपराएं और सिद्धांत में बहुत थिन डिफरेंस होता है। हमारा परंपरा के बिना काम चल सकता है, लेकिन सिद्धांत की पालना के बिना काम नहीं चल सकता। कई बार हम ये जरूर देख सकते हैं कि सिद्धांत वो विचारधाराएं होती हैं जो कि स्वयं सिद्ध होती हैं, और जिन विचार को और एक मूलभूत विचार को हम पालन करते हुए और लेखांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे आधारभूत जो विचार या मान्यताएं, युक्तियां, शर्तें हैं, उनमें से सबसे पहला हमारा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यदि इस अस्तित्व की अवधारणा का पालन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी व्यवसाय की सही लाभ या हानि की जानकारी या आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकेगी। तो जब ये नहीं हो सकेगी, दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व है, इस अवधारणा का बहुत बड़ा महत्व है। जब एक व्यवसायी होता है, वो व्यवसायी का अस्तित्व अपने व्यवसाय से अलग होता है, यानी एक तो व्यवसाय का मालिक है और एक बिजनेस है। ऐसी स्थिति में बिजनेस को जब कोई व्यवसाय का स्वामी पूंजी उधार देता है तो वो व्यवसाय का दायित्व कहलाता है। पूंजी के ऊपर ब्याज है, व्यवसाय का दायित्व कहलाता है। उस पूंजी को देकर के जो कमाई की जाती है वो भी व्यवसाय का दायित्व कहलाता है। तो इस प्रकार सपोज कीजिए, एक मान लीजिए दुकानदार है, दुकान खोले बैठा है। वो जो भी सामान दुकान के अंदर, मान लीजिए किराना का एक व्यापारी है, और सामान जो घर पर जरूरत पड़ती है, जितनी भी मान लीजिए चावल, चीनी, चाय, इनकी जरूरत पड़ी, मसाला वगैरह, तो वो ले गए घर पे। अब अगर मान लीजिए वो अपनी एंट्री नहीं करता, वो व्यवसाय ठीक वैसे ही उनकी प्रविष्टि करेगा जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी अपने मालिक को नहीं बेचता है। वहां पर वो यही रखेगा कि एक ऐसे ही दूसरा व्यक्ति, यानी वो व्यवसाय करता है कि मैं अपने आप में अलग हूँ। तो अगर मान लीजिए वो इस तरीके से वहां से ले जाता रहा, जिसको अपन ड्राइंग के रूप में कहते हैं, और उसका कुछ लिखे ही नहीं, तो क्या सही लाभ या हानि की जानकारी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए वो, अगर वो व्यवसाय को देता है यानी पूंजी के रूप में, ब्याज के रूप में, तो वो व्यवसाय के लिए दायित्व कहलाता है। और अगर ऐसे ही वो निकाल करके ले जाता है
तो इस प्रकार के दायित्व को में से उसको घटा के दिखाते हैं या उसको संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि वो व्यवसाय से एक तरह से व्यवसाय द्वारा उस व्यवसाय के मालिक से लेना होता है। तो इस महत्वपूर्ण जो एंटिटी जो है उसको अवधारणा को ध्यान में रखे बिना यदि अंतिम खाते बनाए जाएंगे तो उनके द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि या आर्थिक स्थिति का सही प्रतिपादन नहीं हो सकता। ये एक महत्वपूर्ण इसकी अवधारणा है। दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिल्कुल, अगर कोई व्यवहार मुद्रा में नहीं मापा जा सकता तो उसकी हम कोई भी लेखा प्रविष्टि नहीं कर सकते। जब कोई व्यवहार मुद्रा में मापनीय होगा तभी उसको लेखांकन में दर्ज किया जा सकता है। तो ये इसका आधारभूत नियम हुआ। मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर किसी ने ये कहा कि किसी एक्स व्यक्ति के 5 प्लॉट, उसके पास 10 हाथी, 20 घोड़े, 5 ऊंट हैं, क्या मतलब हुआ उसका? जब तक कि उनका इवैल्यूएशन मुद्रा में मूल्य नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि उसके पास कितनी संपत्ति है। हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए एक व्यक्ति का किसी प्राइम लोकेशन के अंदर उसका शोरूम है या दुकान है उसका, और वही एक जो स्ट्रक्चर है वो मान लीजिए थोड़ा सुदूर रिमोट एरिया में है। अब जब उसके चिट्ठे का पता लगाया जाएगा तो उन दोनों के अंदर दिन रात का फर्क आएगा, मतलब बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। सेम चीज है, सेम मात्रा में है, लेकिन फिर भी चूंकि उसका इवेल्युएशन जो है या उसका जो कॉस्टिंग भी हो सकता है कि इसने प्राइम लोकेशन में कोई चीज ली है तो उसको अगर कॉस्ट के बेसिस पर उसको शो करेगा तो वो उसकी आर्थिक स्थिति में वो ज्यादा वैल्यू प्रकट होगी। तो कोई भी चीज को इन काइंड के रूप में आप नहीं लिख सकते, न दर्ज कर सकते, न उससे कुछ हासिल होता है। जब तक कि हम उसे मुद्रा में व्यक्त नहीं कर देते तब तक उसका लेखांकन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। ये एक महत्वपूर्ण इसकी अवधारणा हुई। तो सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, सही लाभ हानि की जानकारी करने के लिए उसको मुद्रा में मापना जरूरी है। नेक्स्ट, चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिल्कुल, ये अवधारणा क्या कहती है कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत व्यवहार ये मानते हुए किया जाता है कि वो व्यवसाय लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चलता रहेगा। अब ये व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा, ये अवधारणा मानते हुए ही कोई व्यवहार किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं किया जाता कि कल ही व्यापार खत्म हो जाएगा और इस आधार पर कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, ये मानते हुए उसमें लेखाकार नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है जिसके ऊपर कोई मूल्यह्रास चार्ज किया जाता है, तो ऐसी स्थायी संपत्ति को जब खरीदा जाता है तो उसको जब ये हुआ कि इसका लाइफ टाइम 10 साल है तो ये माना जाता है कि वो अपने लाइफ टाइम तक चलती रहेगी और ये व्यवसाय भी चलता रहेगा, और वो 10 साल मानते हुए उसके ऊपर मूल्यह्रास भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आज खरीदी वो कल खत्म हो जाएगा और पूरा उसको राइट ऑफ कर दिया। तो ये अवधारणा जो है उसको पालन करते हुए कि ये भविष्य में अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, इसको अनंत काल तक नहीं कह सकते, बल्कि इतना जरूर है कि ये कम से कम वर्तमान योजनाओं की पूर्ति और दायित्वों को पूरा करने के लिए दीर्घ काल तक जरूर चलता रहेगा। और इसी आधार पर है वो उस पर मूल्यह्रास जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। बहुत साधारण सी बात है जो अपन करते हैं कि भाई उसमें कम से कम मूल्यह्रास की व्यवस्था तो इस आधार पर करो कि जिससे वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। क्रय मूल्य संबंधी या लागत संबंधी उदाहरण, इसको कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जिन संपत्तियों को किसी व्यवसाय में खरीदा जाता है तो उनको लागत मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है, बाजार मूल्य पर प्रकट नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी 5 साल पहले खरीदी तो उस जितने रुपए में वो खरीदी उसी मूल्य पर उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, नहीं कि आज उसका मूल्य कितना है। मान लीजिए एक भवन खरीदा 10 साल पहले, अब वो बिल्डिंग खरीदी, हो सकता है कि उस बिल्डिंग जो जितने में खरीदी, मान लीजिए 50 लाख रुपए में खरीदी, उस बिल्डिंग को बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है कि बिल्डिंग 50 लाख रुपए की, और उस पर जितना डेप्रिसिएशन सालाना बनता है वो डेप्रिसिएशन उसमें से राइट ऑफ करते जाते हैं। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि उस बिल्डिंग की वैल्यू आज के वक्त 1 करोड़ रुपए हो गई हो बाजार में, लेकिन बैलेंस शीट में उसको जितने में खरीदा था कॉस्टिंग प्राइस पर ही शो किया जाता है। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट का ये मतलब होता है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है, यद्यपि आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात हुई कि आज उस संपत्ति की मूल्य 1 करोड़ रुपए है, बैलेंस शीट में उसको 50 लाख रुपए के ऊपर दिखाते हैं। तो बहुत से व्यापारिक संघों ने या जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपतियों ने और इवन लेखा शास्त्रियों ने भी उनके फेवर में ये मांग की थी कि भाई उसको कॉस्ट के ऊपर न दिखा करके उसको मार्केट वैल्यू पर दिखाया। हाँ, आप दिखा सकते हैं उसको मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सैद्धांतिक उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि न तो आप उस मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई उसका डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, और इसका सरकार भी इस चीज़ को नहीं मानती, उन अकाउंट्स को सरकार मान्यता नहीं देती। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो आप डेप्रिसिएशन को बढ़ा करके दिखाएंगे, उससे आप नेट प्रॉफिट कमाएगा, उससे आप टैक्स से बच जाएंगे, तो सरकार इस बात को कभी नहीं मानेगी कि आप उसको मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर उसको जो है वो शो करो। तो इस कारण से ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जितने में कॉस्टिंग में खरीदेगी उस कॉस्ट की मूल प्राइस को ही उसके अंदर दिखाया जाएगा और उसी के ऊपर मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्वैत पक्ष संबंधी अवधारणा। ये अवधारणाएं इस बात को बताती है, ये आधारभूत विचार इस बात को बताता है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। हम जानते हैं एक डेबिट और क्रेडिट होता है जो कि दोहरा लेखा विधि के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो ये इसको हम द्वैत पक्ष अवधारणा कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो संपत्ति और दायित्वों पर इस प्रकार से पड़ता है कि बैलेंस शीट के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या समान रहेगा। यानी जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए देनदारों को भुगतान किया, तो 5,000 रुपये के देनदारों को भुगतान किया तो एसेट 5,000 से कम हो गई, को किस रूप में? कैश के रूप में। लेकिन साथ में ही देनदार भी 5,000 रुपये से कम हो गए। तो एक और तो देनदारों से भुगतान प्राप्त किया तो कैश बढ़ गई 5,000 रुपये से और देनदार 5,000 रुपये से कम हो गए, यानी एक और एसेट बढ़ी, दूसरी और एसेट कम हो गई। लेनदारों को भुगतान किया तो लाइबिलिटीज कम हो गई, कैश भी कम हो गया, तो असर बराबर हो गया। तो ये एक्चुअल में दोहरा लेखा विधि है और इसी सिद्धांत के आधार पर ही जो समीकरण बनता है, यानी जैसे अपन कह सकते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ये एक इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन को ये पूर्ण रूप से जो है वो सत्य सिद्ध कर देता है। अगर आप ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपये का किराए का भुगतान किया तो इससे दो चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, एक रेंट है और एक कैश है। तो इसका चिट्ठी पर सीधा क्या प्रभाव होगा कि अगर रेंट का भुगतान किया तो रेंट 5,000 रुपये के रेंट का भुगतान करने से 5,000 रुपये से नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो कैपिटल कम हो गई 5,000 रुपये से, यानी लायबिलिटी साइड का टोटल कम हो गया। तो दूसरी ओर इसके कारण से किराए का भुगतान हुआ तो कैश चला गया, तो इस इधर से एसेट्स कम हो गई, इधर से लायबिलिटीज कम हो गई, तो बात बराबर हो गई। तो इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है, मान लीजिए बिक्री की 20,000 रुपये की सेल किया, तो अगर नकद बिक्री की है तो इससे कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गई। बिक्री करी, ग्रोस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया और कुल मिला करके कैपिटल बढ़ गई, तो परिणाम बराबर हो गया। इस तरीके से ये द्वैत पक्ष अवधारणा की मुख्य खासियत है कि वो लेखांकन के समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इसलिए चिट्ठी के ऊपर समान प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, उपार्जित अवधारणा क्या कहती है? ये अवधारणा इस बात को कहती है कि जो भी लाभ हानि खाता बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, तो लेखा व्यवहार जो होते हैं उनको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि चाहे वो वास्तव में भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो, चाहे वास्तव में वो प्राप्त हुआ हो या नहीं प्राप्त हुआ हो, लेकिन अगर वो देय हो जाता है या प्राप्य हो जाता है तो उसकी एंट्री कर दी जाती है, उसको लिख दिया जाता है और उससे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट प्रभावित होता है।
चाहे वो जैसे मान लीजिए 9 महीने का किराया भुगतान किया और 1 महीने का किराया मान लीजिए 5,000 रुपये है, तो 9 महीने का किराया हुआ 45,000 रुपये। 12 महीने का किराया 60,000 रुपये होता है। तो पूरे 12 महीने की अगर लेखांकन अपन करते हैं तो पूरे 12 महीने का यानी 60,000 रुपये का किराया दिखाया जाएगा। 45,000 रुपये तो नकदी दिया, लेकिन 15,000 रुपये बकाया रह गए, वो भी उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में लिखे जाएंगे। तो इससे क्या है कि सही शुद्ध लाभ हानि की जानकारी हो जाएगी। यदि रोकड़ आधार पर करेंगे तो केवल 45,000 रुपये लिखे जाएंगे। तो ये अवधारणा हम पालन नहीं करते। लेखांकन के अंतर्गत हम उपार्जित अवधारणा को पालन करते हैं और वे जब देय हो जाते हैं तो उसको लिख दिया जाता है, चाहे उनका वास्तव में भुगतान किया जाए या नहीं किया जाए। वसूली संबंधी अवधारणा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि व्यवहार को उस समय लिख दिया जाना चाहिए जब वो वसूल हो जाता है। यहाँ वसूल होने से क्या अभिप्राय? वसूल होने से ये मतलब नहीं है कि उसका पैसा आ गया। वसूल होने से का मतलब यहाँ ये होता है कि जिस वक्त किसी भी माल की या सेवा की सुपुर्दगी दे दी जाती है तो सौदा वसूल हुआ मान लिया जाता है, और वो सुपुर्दगी की जो तिथि होती है वही ट्रांजैक्शन की डेट होती है। सपोज कीजिए किसी व्यापारी को 31 दिसंबर को मान लीजिए वर्ष समाप्त होता है, उसको अक्टूबर में यह ऑर्डर मिला कि किसी सूरत के व्यापारी को कि उसके 50,000 रुपये की साड़ी सप्लाई की जाए। अक्टूबर में आदेश मिलता है, वो नवंबर में उस आदेश की पूर्ति करते हुए माल को सप्लाई कर देता है, यानी डिलीवरी दे देता है, और आगामी जनवरी मास में उसका पैसा मिलता है, यानी उसका कैश पेमेंट होता है। उसने उधार दिया, उसके बाद में कैश पेमेंट जनवरी में होता है। अब 3 डेट हुई, एक तो अक्टूबर की डेट हुई जब ऑर्डर मिला, दूसरी नवंबर की डेट हुई जब माल को सप्लाई किया, और तीसरी डेट कब हुई? जब वास्तव में माल का भुगतान प्राप्त हुआ। इन तीनों में से जिस डेट को सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा वो डेट कौन सी होगी? जब नवंबर में उसने माल की सप्लाई या सुपुर्दगी दे दी, तब ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार लिखा जाएगा। तो जिस समय या जिस डेट को ट्रांजैक्शन वसूल होता है वो डेट कौन सी हुई? सुपुर्दगी की तिथि हुई। इस आधार पर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है इस अवधारणा को। नेक्स्ट है लेखाकाल संबंधी अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यानी लेखांकन अवधि संबंधी अवधारणा ये कहती है कि किसी भी जो लेखांकन के संबंध में उनका निष्कर्ष निकालने के लिए एक निश्चित अवधि जरूर दी जाती है। वो निश्चित अवधि 6 महीने की हो सकती है, 12 महीने की हो सकती है, कि इतनी अवधि के बाद भी प्रत्येक व्यवसाय ये जानना चाहता है कि उसने उस अवधि के दौरान क्या कमाया या क्या खोया, यानी वो अपनी शुद्ध लाभ या हानि या आर्थिक स्थिति की जानकारी करना चाहता है, तो उसके खाते तैयार करता है। वो ये नहीं होता कि वो रोज ही खाते तैयार करते हैं, तो वो एक सही तरीका भी नहीं होता और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या करता है कि वो एक निश्चित अवधि के बाद में वो खातों का सारांश तैयार करके और अपने आप को जानना चाहता है कि उसने व्यवसाय में क्या कमाया है या क्या खोया है। इसके लिए एक निश्चित समय होगा और उस समय के ही वो वित्तीय विवरण, जिनको हम लाभ हानि खाता या चिट्ठा करते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। उसी को हम लेखांकन अवधि कहते हैं। यदि उसको अवधि की परिसीमा में नहीं बांधा जाएगा तो हमें कोई निश्चित जानकारी निकल पाएगी कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमने क्या किया, और अगर इसी तरीके से बिना इस तरीके की इवैल्यूएशन की वो चलता जाएगा तो हो सकता है कि उसके कारण से उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए वो कहेगा 3 साल बाद में अकाउंट बनाएंगे, तो तब तक 3 साल में अकाउंट अगर उल्टा चल रहा है चक्कर तो डूब सकता है व्यापार। तो कम से कम 12 महीने के अंदर ही उसका पूरा पता लगाया जाए कि भी 12 महीने के दौरान उसकी कमाई क्या रही या आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है। तो एक ये एटलीस्ट ये 12 महीने की अवधि का समय माना जाता है जिसके अंतर्गत उसका निर्धारण करते हैं। तो ये एक लेखा काल होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर, इसको वित्तीय वर्ष, इसको अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। वो जो है वो लिखते हुए मतलब उसको ध्यान में रखते हुए लेके तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट, जिसको हम उपयुक्तता संबंधी अवधारणा कहते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो रेवेन्यू है यानी जो कमाई की गई है, खर्चे उसी से संबंधित होने चाहिए। खर्चे उस रेवेन्यू और जो है एक्सपेंसेस वो मैच होने चाहिए। जितनी अवधि की रेवेन्यू दी गई है खर्चे भी उतनी अवधि के होने चाहिए। अगर रेवेन्यू 12 महीने के लिए है तो खर्चे भी 12 महीने के लेने चाहिए। रेवेन्यू 6 महीने के लिए है तो खर्चे भी 6 महीने के होने चाहिए। जितने समय की आय लिखी गई है उतनी उन आय से संबंधित खर्चों को ही डेबिट पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। ये इसका मैचिंग से मतलब है। तो
उस आय को अर्जित करने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उनको उसके अंदर दिखाया जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई इस तरीके का खर्चा हो सकता है कि जिसका लाभ आने मतलब उस वर्ष के साथ साथ आगामी कई वर्षों में भी उसका लाभ मिलेगा। तो इस वर्ष के लाभ हानि खाते में जो व्यय का है वो वही भाग दिखाया जाना चाहिए जो कि इस वर्ष की आय से संबंधित है। मान लीजिए कोई खर्चा तो इस तरीके का किया गया जिस खर्चे का लाभ कई समय तक मिलेगा आगे के समय, लेकिन जो उस खर्चे का जो इस साल का भाग आएगा हम केवल वही उसको दिखाएंगे, न कि आगे के सभी सालों से संबंधित हो। तो जो इसलिए ये उपयुक्त रहेगा क्योंकि हम जब 12 महीने का अकाउंट बनाते हैं तो 12 महीने की अवधि से संबंधित ही खर्चा हमें दिखाया जाना चाहिए और उस खर्चे से जो 12 महीने में कमाया वही क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। अब इसका एक सीधा सा यूँ भी कह सकते हैं, अगर एक स्थायी संपत्ति हमने मान लीजिए खरीदी है, उस स्थायी संपत्ति से 12 महीने में जो कमाया वो तो आय के पक्ष में आ ही जाता है, लेकिन वो संपत्ति चूंकि 10 साल तक चलेगी इसलिए उसका खर्चा 10 साल में डिवाइड करके 1 साल से संबंधित खर्चा है उसको हम डेबिट में करते हैं। ये इस तरीके से मैचिंग हुआ कि जितने 12 महीने में अवधि में जो आपने आय को लिखा है उससे कमाई गई तो वो 12 महीने का ही उससे संबंधित खर्चे को आप लिखेंगे, नहीं कि पूरा खर्चा एक साथ। आय के बारे में भी लिखा जाता है कि आय भी जो इस वर्ष से संबंधित आय है उसी को लिखना चाहिए। आगामी वर्षों की आय को इस साल में आप दिखा देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ये अग्रिम जो आय होती है उसको भी अपन शो नहीं करते। वो जो अग्रिम प्राप्त कर लिया गया, जैसे मान लो कोई भी आय ऐसी है जैसे ब्याज की कोई एफडी करवाया और उसके अगले साल की ब्याज प्राप्त हो गया, तो ऐसी इनकम को हम इस साल की इनकम का भाग नहीं मानते हैं। तो ये कुछ ऐसी अवधारणाएं थी जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन अवधारणाओं को यदि पालन नहीं किया जाएगा तो हमारे लेखे परिशुद्ध नहीं होंगे। हमारे लेखांकन में न केवल लेखांकन अशुद्ध हो जाएंगे बल्कि इससे जो हमारा लेखा मानक मंडल के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका भी उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे जो लेखे होते हैं वो न तो परिशुद्ध होंगे, परिपूर्ण होंगे, न वे तुलनीय होंगे और न ही इस प्रकार के जो लेखे हैं वो पारदर्शी कहलाएंगे और न इस तरीके के से तैयार किए गए जो लेखे हैं वो किसी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो समान एक रूपता से तैयार किए गए एक ही नियम के हिसाब से तैयार किए गए खाते ही वास्तव में तुलनीय और विश्वसनीय और पूर्ण होते हैं, जिनके आधार पर लिया गया निर्णय जो होता है वो सही हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक लेखा शास्त्र के निर्माण करने के लिए वो ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं और इन अवधारणाओं और परंपराओं को मिलकर के जो सिद्धांत बनते हैं वही वास्तव में जो अपनी लेखांकन है उसके आधार स्तंभ होते हैं, जिससे ये पूरा लेखा शास्त्र बनता है, जिनको ध्यान रखना आपको आवश्यक है। ये हमने इन जो है इस पार्ट के अंतर्गत 2 पार्ट के अंतर्गत हम इन परंपराओं और धारणाओं को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। हमें भविष्य में ध्यान रखना है कि जब भी हम व्यवहार करेंगे, कोई भी लेखांकन करेंगे किसी भी व्यवहार को दर्ज करने के लिए, तो इन चीज़ों को हम अवश्य अपने दिमाग में, अपने ज़हन में रखेंगे, तभी हमारे जो खाते हैं उपयोगी और विश्वसनीय और तुलनीय बन सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।